तो मैं एक बार वो फॉर्मूले बस थोड़े से लिख देता हूँ। देखो, मोल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कुल मिला के 3 फॉर्मूले हैं। पहला जो फॉर्मूला है मोल का, वो आपको मालूम है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट है, या मैं कह सकता हूँ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट। एक फॉर्मूला वेट के टर्म्स में जो कि ये लिखा जाता है। दूसरा मोल का फॉर्मूला जो है वो नंबर के टर्म्स में, एंड मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट केमिकल स्पीसीज डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, जो कि हम सभी जानते हैं भाई 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर है। और तीसरा फॉर्मूला जो है वो वॉल्यूम के टर्म्स में, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। अगर मान लीजिए हम गैस का वॉल्यूम लीटर में रखेंगे तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे, या आप कह सकते हैं मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन मिलीलीटर। अगर आप मिलीलीटर में रखेंगे तो उससे हम 22,400 से डिवाइड कर दें। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट टाइम बताए हुए थे, अगर आपको याद हो तो। और मैंने सिंपल वेट पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन भी आपको करा दिया था कि भाई मुझे वेट गिवन है और मोल कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान तरीका था, ऐसा भी नहीं था कि कोई टफ तरीका था हमारे लिए, बहुत आसान सिंपल सा तरीका था जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे थे। चलो ठीक है, हम जो है उसी मोल की कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। हमारा अगेन जो एम है वो सिंपल वही है कि भाई मोल को कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैं मोल को कैलकुलेट करना नो डाउट वेट के टर्म्स में आपको सिखा ही रहा था, और मैंने कुछ वेट के टर्म्स में कैलकुलेशन करा भी दिए थे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बात है कि देखो, एक तो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट कर ही लिया था मोल को, उस तरीका हमने देखा ही था। दूसरी मैं एक बात बताता हूँ आपको। पुराने जमाने में आप ये कह सकते हैं कि मोल के लिए हमारे पास में कुछ टर्म हुआ करते थे, जैसे ग्राम एटम हम वर्ड यूज करते थे, या फिर ग्राम मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं ग्राम आयन हम यूज कर रहे हैं। बेसिकली पुराने टाइम पे मैंने कहा, जब ठीक है मोल से पहले ये टर्म यूज हुआ करते थे, तो ग्राम एटम का मतलब सिंपल है कि भाई ग्राम एटम क्या है, मोल ऑफ एटम को रिप्रेजेंट किया करता है। ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया करता है। और जो ग्राम आयन है वो क्या है हमारे पास में, मोल ऑफ आयन को रिप्रेजेंट किया करता है। तो क्या मेरी ये बात समझ पा रहे हो भाई, कि मैंने कहा जब भी मुझे इस तरह का किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख जाएगा ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन, तो मैं समझ जाऊंगी भाई वो सिंपल मोल को ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अगर ग्राम एटम लिखा है इसका मतलब वो एटम के मोल को रिप्रेजेंट करेगा, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल के मोल को रिप्रेजेंट करेगा, और ग्राम आयन लिखा है इसका मतलब वो किसी आयन के मोल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछ लेता कि फाइंड द वेट ऑफ, मेरे 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वेट ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। दूसरा क्वेश्चन है मेरा इसी में 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और तीसरा क्वेश्चन है 2 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस। ठीक है, आप मुझे आंसर बता सकते हो, तो चलो फटाफट से बताओ फिर। मैंने आपको समझा दिया कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन, इनका क्या मीनिंग है वो मैंने आपको समझा दिया था। पहले वाले का आंसर 24, दूसरे वाले का आंसर 36। बोलो भाई। तीसरे वाले का आंसर 54। बिल्कुल
ठीक है ना? क्या सबको लगता है कि भाई 24, 50, 36 और 54 आंसर इनके आसान है? ठीक है, चलो हमें मालूम है कि भाई अगर मुझे ये दे रखा है कि 2 ग्राम एटम, इसका मतलब मैंने आपसे सिंपल कहा कि भाई ग्राम एटम का मतलब मोल ऑफ एटम है। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई हमारे पास में जो भी कार्बन एटम है उसका मोल कितना है, 2 है। आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर ऐसा है, अगर मैंने कहा कि भाई हमारे पास में मोल ऑफ एटम जो है वो 2 के बराबर है, तो आप सिंपल मोल का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। भाई हमने वेट के टर्म्स में एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, तो मैंने कहा मैं अगर इस फॉर्मूले को लगा दूं, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, तो आप ही कह पाएंगे भाई हमारे पास में मोल कितना है। तो आपको मालूम है 2 के बराबर है। वेट हमें कैलकुलेट करना, और कार्बन का एटॉमिक वेट हम सभी जानते हैं 12 के बराबर है। मैंने कहा अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी ये बात कह पाऊंगा कि भाई उसका वेट कितना होगा, 24 ग्राम आ जाएगा। लाइकवाइज मैं अगर सेकंड वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं, तो ग्राम मॉलिक्यूल, तो मैंने आपसे कहा था कि भाई ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब सिंपल क्या है मेरे लिए, मोल ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है ना? तो मैंने कहा भाई ये क्या है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, और वो नो डाउट मुझे 2 दे रखे हैं। मैं फिर से वही फॉर्मूला लगा दूंगा मोल का। भाई जब भी वेट की बात होगी तो मेरे पास में एक फॉर्मूला था, तो मैंने कहा मोल का फॉर्मूला लगा दूंगा, वेट अपॉन मोलर वेट। मोल मुझे मालूम है 2 के बराबर है। भाई वेट मुझे कैलकुलेट करना, और मोलर वेट कौन नहीं जानता पानी का। तो मैंने कहा मैं अगर यहाँ से वेट कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 36 ग्राम आ जाएगा। लाइकवाइज तीसरे वाले में हम देखेंगे ग्राम आयन लिखा है। मैंने आपसे कहा ग्राम आयन का मतलब क्या है मेरे लिए, मोल ऑफ आयन है। अगर ऐसा है तो भाई वो भी 2 दे रखे हैं। मैं फिर से वही मोल वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो मोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट अपॉन मोलर वेट। वेट मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक, अपॉन एटॉमिक वेट फॉर्मूला लगा दूंगा। मोल मुझे 2 दे रखा है, वेट मैंने कहा मुझे कैलकुलेट करना, और ठीक है एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं भाई कितना आ जाएगा, 50। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने कहा कहीं भी मुझे इस तरह के टर्म लिखे मिल जाएंगे तो मैं आराम से समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ये काम मुझे करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर बाई चांस मुझे इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाए जिसमें सिंपल वेट गिवन है, तो मैं मोल कैलकुलेट कर दूंगा, या ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तब भी मैं बता दूंगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तब भी नहीं बता पाऊंगा। चलिए अगला मेरा जो क्वेश्चन है, मैंने मोल के आपको कुल मिला के 3 फॉर्मूले लिखाए थे। अगला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड मोल प्रेजेंट इन, पहला क्वेश्चन इसमें, प्रेजेंट इन 12.044 इंटू 10 की पावर 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो साथ साथ में सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है? फटाफट से आंसर बताओ। ये सब बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। ये जो है बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, जो आप आराम से बता सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एक आंसर 0.5 आया और एक आंसर 0.2 आया है। 0.2 0.2, क्या सभी लोगों को लगता है भाई आंसर 0.2 है? मुझे नहीं लगता है किसी को एतराज होगा इसमें। ठीक है ना? भाई हम जानते हैं इस बार हमें नंबर गिवन है। भाई अगर नंबर गिवन है तो मैं नंबर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। मैंने नंबर वाला फॉर्मूला इसी दिन के लिए पढ़ा था। तो हमने नंबर के टर्म्स में एक ही फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट केमिकल स्पीसीज डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। यही होगा ना? अगर ऐसा है तो ठीक है, आप यूज कर लीजिए। नंबर मुझे दे रखे हैं, वो कितना है मेरे पास में, 12.044 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही काम किया जाएगा।
हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो मैंने कहा मेरे पास में कितना आ जाएगा 2/10, या मैं सिंपल कह सकता हूँ भाई मेरे लिए मोल कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो हम ये भी समझ रहे हैं कि अगर मुझे नंबर दे दिए जाएंगे तो कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। 3.011 इंटू 10 की पावर 24 नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स। चलो इसका बताओ मुझे फटाफट से। अच्छा देखो, वैसे आप बड़े हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और कृपया मतलब मन में ऐसे कोई गंदे विचार ना लाएं अपने कि ये इतने आसान आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, हमें तो टफ टफ क्वेश्चन कराओ एकदम, हम तो वो करना पसंद करेंगे, है ना। तो मेरे जो पढ़ाने का क्राइटेरिया वो यही है कि भाई मैं आपको हर कैटेगरी के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डायरेक्टली टफ कराऊंगा, ठीक है ना। मतलब जब आप कोई एक टॉपिक पढ़ लो उसके बाद आप ये डिसाइड करना, उसके बाद आप जो किताब आपने खरीद रखी है, आज से पहले जो पैकेज आपने खरीद रखे हैं, आप उस पैकेज के उस किताब के क्वेश्चन लगा के देख लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं हो रहा है मेरे पढ़ाने वाले टॉपिक से, तो आप मुझसे कहना, नहीं तो चुपचाप आप पढ़ते रहो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे। तो मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है पढ़ाने का कि एकदम टफ क्वेश्चन में बड़ा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख दूँ और उसे सॉल्व कराऊँ, क्राइटेरिया हो, है ना। आपका और मेरा एम है आपको पढ़ाना और आपका एम है पढ़ना ना। अभी हमारा कंपटीशन आपस में इस चीज पे लेके नहीं है कि टफ पढ़ना है कि आसान पढ़ना है, अभी हमारा एम सिर्फ पढ़ना होता है। तो इसीलिए मन में ऐसी बातें ना लाई जाए। इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाना, आप बस मुझे 1 से 2 लेक्चर और दे दो, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डीपीपी अपने जो भी है वो लिखते रहो। मोनिस भाई आपके पास देखो केमिस्ट्री कोई किताब नहीं है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। आपने जिंदगी में अच्छे काम किए कि नहीं किए ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन आपने केमिस्ट्री किताब ना खरीद के जिंदगी में सबसे बढ़िया काम किया है, ठीक है ना। आप कोई किताब मत खरीदो, सिंपल जो हम लोगों की कोचिंग से आपको पैकेज मिलेगा आप उसे रेगुलरली लगाते रहना, प्लस जितने भी डीपीपी आपके होंगे डेली प्रैक्टिस पेपर उन्हें सॉल्व करना, मंडे में जो टेस्ट होंगे वीकली उन्हें करना, बाकी जो क्लासेस में क्वेश्चंस हम अपनी तरफ से करा देंगे उन्हें करना, वो काफ़ी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लें, बोले एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो, दोनों ले सकते हो, वो अलाउड है। उसके अलावा कोई और बुक आप लेते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप मार्केट की कोई भी किताब ले लो, मैं मना भी नहीं करूंगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप इस किताब का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। आपको जो किताब अच्छी लगे आप अपने आप ले सकते हो, मेरी विदाउट रिकमेंडेशन, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये सब लो। हाँ, आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल ले लो, किसी भी बढ़िया कोचिंग का मॉड्यूल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बड़ी कोचिंग का मॉड्यूल आप ले सकते हो, ठीक है। मतलब बड़ी कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अलीगढ़ बेस्ड कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई भी अच्छी कोचिंग का पैकेज आप ले लो, क्योंकि पैकेज नो डाउट जो है वो किसी कोचिंग ने अगर बनाया है तो वो अच्छा ही बनाया होगा कहीं ना कहीं पे, इसीलिए आप जो है कोई दिक्कत नहीं, वो आप ले सकते हो। लेकिन मतलब बुक से बचने की कोशिश करो। हाँ मतलब आप ले लो, मैं किसी एक कोचिंग का नाम नहीं यूज करूंगा कहीं पे भी भाई, वो मेरा मतलब अथॉरिटी नहीं है मेरे पास में इतनी। खाली आप कोई बड़ी कोचिंग का पैकेज ले लो, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे, ठीक है ना। लेकिन मोटी किताबों को अवॉइड करो, मोटी बुक्स को अवॉइड करो, टफ चीजों को अवॉइड करो, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। क्यों बात है ना, देखो मतलब बात है कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। भाई हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका पढ़ना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। मतलब हमारा एग्जाम पैटर्न ही ऐसा जिसमें आसान पूछा जाता है। जब एग्जाम पैटर्न ऐसा जिसमें आसान पूछा जाता है तो हम आसान की तैयारी करें। भी सिंपल है ना, मैं तैयारी उस चीज की करूँ मैं जिसके लिए मतलब पढ़ रहा हूँ, जिसके लिए मतलब चीजें चल रही है। मतलब मैं ही, मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी है और मैं उससे एक रात पहले बैठ के फिजिक्स पढ़ के आ जाऊं, तो क्या करूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। मुझे तो पढ़ाना केमिस्ट्री है। अब मान लो मैं फिजिक्स या मैथ घर पे बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ तो उससे मेरी केमिस्ट्री में किस बात का इंप्रूवमेंट। मेरी केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट तो तब होगा जब मैं केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ के आता कोई। तो इसीलिए मतलब मुझे किस चीज के लिए तैयार होना है वो बहुत मैटर करता है। तो आपको नीट के लिए तैयारी होनी है, और नीट के लिए तैयारी करनी है तो जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है, पेपर पैटर्न को फॉलो करें और उसका फायदा उठाएं, ठीक है ना।
चलिए देखो, मुझे मालूम है कि भाई हम जो अगर इसकी बात करें फॉर्मूले की, तो अगेन भाई मुझे तो नंबर ही दे रखे हैं। अगर नंबर दिए हुए हैं तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो मैंने कहा वो कितना आ जाएगा मेरे पास में 10/2, मतलब मैं कह सकता हूँ भाई कितना आ जाएगा 5 मोल आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि भाई ये एक आसान सी बात है कि भाई अगर मुझे नंबर दे रखे हैं तो मैं मोल कैलकुलेट कर दूंगा भाई, सिंपल नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर की बात की जाएगी। चलो मैं अगला जो क्वेश्चन है वॉल्यूम बेस्ड और कराता हूँ भाई। मैंने 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे, तीनों फॉर्मूले के क्वेश्चन मैं पहले करा देता हूँ एक एक। फाइंड मोल ऑफ या मोल प्रेजेंट इन पहला क्वेश्चन आप नोट करेंगे 5.6 लीटर CO2 गैस एट STP। चलो बता दो, उसके बाद ही लिखेंगे। वो क्लास में क्या होता है, क्लास में तो इकट्ठे क्वेश्चन लिख दो और सॉल्व करा दो। अब यहाँ पे ना आप मेरे सामने हो ना मैं आपके सामने हूँ, तो इसलिए एक एक करके सॉल्व करा दे रहा हूँ मैं। 0.25 मोल, बिल्कुल। अच्छा तो ये मॉकिंजय वाले जो भैया हैं या बहन हैं जो भी हैं, अगर आप नाम बदल लें तो थोड़ा ठीक रहेगा, मुझे भी पता चल जाएगा आपका नाम क्या है। ये मॉकिंजय तो सीरीज वाला नाम हो गया। तो अगर मतलब कोई ऐसा है जो अपने नाम से नहीं है, वो नाम लिख लें, वो थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी मतलब पता चलेगा भाई आप कौन है जो आंसर दे रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, तो क्या सभी को आंसर मिल जाएगा? भाई मुझे मालूम है इस बार वॉल्यूम गिवन है। भाई अगर वॉल्यूम गिवन है तो नो डाउट मैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मुझे मालूम है भाई मोल इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला यही लिखा है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि 5.6 है अपॉन 22.4, या मैं कह सकता हूँ भाई इट इज 1/4, या सिंपल आप कहेंगे कि भाई उसका मोल कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे 11.2 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस एट ST। देख लो, एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। तो आप में से कुछ लोग विदाउट नेम हो, मतलब कुछ और नेम लिख रखे हैं, तो कोशिश करो कि आप अपने नाम लिख लो, है ना। तो जैसे कोई सिर्फ स्टूडेंट के नाम से है तो आप अपना नाम लिख लो। हाँ भाई, क्या सभी को लगता है आंसर 0.5 होगा? मैक्सिमम लोगों का आंसर 0.5 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इस बार मुझे वॉल्यूम ml में दे रखा है तो मैं उसे यूज कर लेता हूँ। भाई मुझे याद है मैंने अभी एक मोल का सिंपल फॉर्मूला लिखाया था, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 22,400। अगर ऐसा है तो ठीक है, आप कह सकते हैं भाई गैस का वॉल्यूम कितना है 11.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 22,400, यही तो होगा। मैं अगर इससे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 112/224। अगर मैंने इसे और सॉल्व किया देन इट इज 1/2, या मैं कह सकता हूँ भाई उसका मोल कितना है मेरे लिए सिंपल 0.5। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। भाई मुझे अगर वॉल्यूम दिया जाए, चाहे इन टर्म्स ऑफ लीटर दिया जाए मिलीलीटर, मेरे पास दोनों के फॉर्मूले हैं और मैं आराम से कैलकुलेट कर पाऊंगा। हाँ अगर STP कंडीशन नहीं होगी तो वो भी देखेंगे, उसको भी देखा जाएगा, उसके लिए भी पढ़ा जाएगा, उससे भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 18 ml वाटर। 18 ml वाटर मैंने ले रखा है, मुझे बताया जाए भाई इसमें मोल कितना होगा। एक आंसर आया मेरे पास में, एक क्या मतलब कुछ और भी आंसर आए, और जब जो आंसर आए हैं वो 1 आए। हाँ भाई
कोशिश करो सब लोग आंसर बताओ, आलस किसी को नहीं करना है। 1, क्या सभी लोग सेटिस्फाइड है कि आंसर 1 होगा? भाई देखो, मुझे मालूम है 18 ml वाटर दिया है। एक तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि भाई 18 ml है तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 22/400 लगा दूं। लेकिन आप जानते हैं कि मन में आने वाला हर ख्याल ठीक तो नहीं होता है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? उसका रीजन ये है कि भाई अगर मुझसे कहा गया 18 ml वाटर, तो इसका मतलब ये तो प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग स्टेट की बात हो गई है इसमें। और प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग स्टेट पानी की क्या होती है? लिक्विड है। भाई सभी लोग जानते हैं कि भाई पानी का प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग स्टेट लिक्विड होता है। और लिक्विड के लिए तो ये फॉर्मूला नहीं था, ये तो बकायदा फॉर्मूले में ही लिखा हुआ था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर और मिलीलीटर। बोले ये फॉर्मूला तो सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये कि लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। कोई बात नहीं है भाई, लिक्विड के लिए ना एप्लीकेबल सही, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है, इसीलिए पानी का जो मास और वॉल्यूम है दोनों बराबर होते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 18 ml वाटर लिखा है, इसका मतलब मेरे लिए क्या है, वो 18 ग्राम वाटर है। और मुझे अगर पानी का वेट पता चल गया तो अब मैं मोल के लिए वेट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो वेट वाला फॉर्मूला क्या होगा? वेट अपॉन मोलर वेट। भाई 18 और मोलर वेट भी 18 है, तो मैंने कहा उसका मोल कितना आ जाएगा मेरे पास में? 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो किस बात का ख्याल रखेंगे? ख्याल इस बात का रखेंगे कि जज्बाती हो के ऐसा ना हो कि हमें कोई लिक्विड दे रखा हो बाई चांस और हमने उसके लिए भी गैस का फॉर्मूला लगा दिया हो। ये गलती हम नहीं करेंगे, हम एक बार देख लें। और लिक्विड में कौन देगा? पानी ही लिक्विड में देगा जनरली, और कोई क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पानी के लिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चलो, 1 लीटर वाटर मैंने ले रखा है, इसका मुझे मोल बताओ भाई, मोल क्या होगा? हाँ भाई, वैसे तो 15 अक्टूबर से शायद चांसेस हैं कि क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप में से जो भी ऑफलाइन आना चाहता है, हम मतलब पहले बता ही देंगे, सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। 55.5 मोल 1000/18। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ भाई, ठीक है ना? देखो, मुझे अगेन मालूम है कि भाई 1 लीटर वाटर मतलब सिंपल सी बात है, किसी लिक्विड की बात हो रही है। तो मैं जानता हूँ कि भाई 1 लीटर वाटर की मैं बात करूँ या 1 किलोग्राम पानी की बात करूँ, बात तो एक ही है मेरे लिए। और 1 किलोग्राम का मतलब मैं जानता हूँ कि भाई 1000 ग्राम हो गया। अब मुझे वेट मालूम है तो मैं मोल कैलकुलेट कर दूंगा। तो मैंने कहा मोल क्या आ जाएगा मेरे पास में? वेट अपॉन मोलर वेट। पानी का मोलर वेट हम सभी को मालूम है भाई 18 है, तो हमारे पास में मोल कितना आ जाएगा? 55.5 आ जाएगा। ठीक है, ये काम किया जा सकता है। चलिए, 2.24 लीटर वाटर वेपर एट एसटीपी। क्वेश्चन आप समझ ही रहे हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं उस टाइम पे शायद। 2.24 लीटर वाटर वेपर मैंने लिया एसटीपी पे, आंसर इज 0.1। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कि लेट के आराम से देख रहा हो? क्यों भाई? दो, ये टाइम आपका जो ना पढ़ने का है, इसलिए 100% अटेंशन के साथ पढ़ो। आजकल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल तो नहीं देख रहे हो भाई? लड़कियां तो जनरली नहीं देखते हैं आईपीएल, लेकिन लड़के हो सकता है कुछ आप में से हो जो देख रहे हो, है ना, जिनकी किसी की अपनी अपनी फेवरेट टीम भी होंगी। किसी की आरसीबी फेवरेट टीम होगी, किसी की मुंबई होगी, किसी की चेन्नई होगी। हाँ, नहीं, मतलब मेरी राय है कि इस साल आप आईपीएल छोड़ दो। तुम छोड़ दोगे, टीम देखो जो फाइनल जीतनी है वो तो जीती जाएगी। तुम अगर उसको मतलब क्या कहते हैं, सपोर्ट करोगे तब भी जीत जाएगी, नहीं करोगे तब भी जीत जाएगी। ठीक है ना? तो इसीलिए आईपीएल छोड़ दो या कोई भी वो काम छोड़ दो जिससे तुम्हारे नीट में कोई फायदा नहीं हो सकता है।
वो हर काम छोड़ दो, चाहे वो आईपीएल हो या आज से वो बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग बिग बॉस के शौकीन हो, या हो सकता है कुछ लोग अपने किसी पर्टिकुलर वेब सीरीज के शौकीन हो, कोई मूवी के शौकीन हो, कोई सीरियल देखता हो। तो जितने भी आप ऐसे काम करते हो, ये सब आपके नीट के एग्जाम में कोई फायदा नहीं दे सकते, ये तो तय। और वो चीज जो आपके नीट के एग्जाम में फायदा नहीं देख सकती है, वो बिल्कुल मत देखो। कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आपके नीट के एग्जाम में कोई फायदा नहीं हो, मेरी ये राय है। और ये काम जल्दी करो, ठीक है ना, देर नहीं करनी है। देखो इस बार उसने खुद लिखा है क्वेश्चन में कि वाटर वेपर, है ना। अगर वाटर वेपर लिखा है मतलब खुद सिंपल है कि भाई इस बार तो मेरे पास में क्या है, वेपर ही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे फॉर्मूला लगाने में, तो मैं अब डायरेक्टली गैस वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन मिलीलीटर अपॉन 22.4। तो आप बेशक कह सकते हैं कि भाई मेरे पास में कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें वॉल्यूम के लिए, ठीक है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन दी है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो तो अभी आप देखोगे मैंने आपको जो मतलब क्वेश्चंस कराए बड़े एलिमेंट्री क्वेश्चन थे, कि एक बार मैंने आपको वेट दे दिया, मोल कैलकुलेट करा लिया, एक बार नंबर दे दिया, मोल कैलकुलेट करा लिया, एक बार वॉल्यूम दे दिया और मोल कैलकुलेट करा लिया। इवन ऐसे ही क्वेश्चन है, सारा मोल कॉन्सेप्ट इसी पे टिका होता है भाई, अगर मुझे मोल कैलकुलेट करना आता है तो मैं बाकी की मोल कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अगला मैं एक आसान सा क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है कि द वेट ऑफ वन एटम ऑफ ए इज 6.636 into 10 की पावर -24 ग्राम, then find mole of A atom present in 10 किलोग्राम ऑफ। तो अगर मान लो जैसे वाटर वेपर देता और एसटीपी नहीं देता, है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर एसटीपी नहीं दिया तब भी हम क्वेश्चन एसटीपी पे सॉल्व कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन जनरली जो मोल वाले होते हैं वो एसटीपी पे सॉल्व कर दिए जाते हैं। इसलिए वैसे पूरी चांसेस है कि आपको प्रॉपर कंडीशन लिख के देता, नहीं तो वो मोल में एसटीपी पे ही सॉल्व कर देते हैं। नहीं, वाटर वेपर और ओनली वेपर में कोई दिक्कत नहीं हो, तो मतलब पानी की वेपर है इसलिए कहा था। सिंपल वेपर लिखता तब भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होता। हाँ अगर सिर्फ पानी होता, मतलब उसने ना सिर्फ लिखा होता कि 2.24 लीटर वाटर, तो फॉर्मूला हमारा क्या वेट वाला लगता, तो हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक आंसर आया मेरे पास में 2500 मोल। बाकी लोग बताएं भाई। तो फिर क्या लगता है आप लोगों को, तो यूट्यूब और जूम में किसे प्रेफर करेंगे आप लोग? तो आज का जूम पे क्लास इसलिए लिया गया है ताकि मतलब आपको दोनों हम प्लेटफॉर्म दिखा पाए कि भाई ये दोनों प्लेटफॉर्म है। अब जो जब बेटर हो, देखो अलग अलग आ रहे हैं सबके आंसर है। कुछ लोगों का मानना यूट्यूब पे है, कुछ लोगों का मानना है जूम पे। हाँ नहीं, जूम तो नो डाउट बेटर होता है, जूम का फायदा तो है। कोई नहीं, ठीक है, दोनों पे क्लासेस मिक्स रहेंगी अभी तो। हाँ यूट्यूब पे वो टेंशन वो रहती है, प्रॉब्लम बफरिंग वाली प्रॉब्लम रहती है, वो सब रहती है, जूम पे नहीं होती है। इवन जूम पे ना सब इंस्टेंट होता है, जैसे मैंने जो बात आपसे अभी बोली है वो तुरंत आप सुनते हो, यहाँ टाइम लैग नहीं होता। जूम का टाइम लैग 0 सेकंड है। चलिए इसका आंसर बताइए भाई। देखिए दो तरह के आंसर आ रहे हैं मेरे पास में, एक मतलब 2500 की बात वैल्यू आ रही है, 250 वाली वैल्यू आ रही है, चेक कर लें। तो हमें मालूम है कि भाई अगर हम इस केस में अपने फॉर्मूले की बात करें
तो इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि भाई मुझे जो फॉर्मूला लगाना है मोल के लिए, वेट दिया तो नो डाउट वेट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। और अगर आप भूले ना हो और आपको याद हो तो याद करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि यहाँ पे जो एटॉमिक वेट रखना है मोल की कैलकुलेशन में, दैट इज द वेट ऑफ 1 मोल एटम। भाई यहाँ पे मैंने कहा जो भी मुझे वेट रखना होगा वो 1 मोल एटम का वेट रखना होगा। ये बात सभी ने सुन रखी है लास्ट टाइम पे। तो मुझे तो भाई 1 एटम का वेट दिया गया है, तो सबसे पहले क्यों नहीं काम किया जाए कि हम पहले 1 मोल एटम का वेट कैलकुलेट कर लें। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं वेट ऑफ 1 मोल एटम की बात करूंगा तो भाई ये तो बचपन वाली कहानी हो गई कि एक पेन 2 रुपए का आता है तो 5 पेन कितने के आएंगे। क्यों भाई, कितने के आएंगे बताओ? ये आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है ना। तो आपको मालूम भाई 1 मोल एटम का अगर मुझे वेट कैलकुलेट करना है तो एक एटम का वेट जो है 6.636 इंटू 10⁻24 है। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये 10⁻−1 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑलमोस्ट 40 लिख देता हूँ मैं, 40 रहेगा इंटू 10⁻−1। तो मैंने कहा भाई वेट कितना आ जाएगा मेरे पास में, दैट इज 4 ग्राम। ये आ गया मेरे पास में कि भाई 1 मोल एटम का मतलब उसका एटॉमिक वेट आप कह सकते हैं, ये हो गया ग्राम के टर्म्स में। अब अगर मुझे मोल कैलकुलेट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, मोल इज इक्वल टू वेट। वेट कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम दिया है। मैं उसे ग्राम में रखूंगा, भाई यूनिट सेम होनी चाहिए। और उसका एटॉमिक वेट 4 है मेरे पास में। बस मुझे इसी को सॉल्व करना है। तो मैंने कहा ये मेरे पास में क्या होगा, 250। तो आप ये कह सकते हैं भाई ये कितना आ जाएगा, 2500। तो क्या मेरी कैलकुलेशन भाई ठीक है? क्योंकि आप में से कुछ लोगों के आंसर 250 भी थे। तो आई थिंक ये सही कैलकुलेशन है जहां तक मुझे लगता है। वैसे बोलो, अरे बोलो। ठीक है, सरमाया मत करो, जो भी बात हो बोल दिया करो, क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है ना। अपने दिल की बातें नहीं बोल रही है, क्वेश्चन से रिलेटेड बातें वो बता दिया करो बस काम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक और बार बता दें अग्रवाल जी। देखो अग्रवाल जी, बात ये थी आपसे कि मतलब ये जो हमारे पास में वेट गिवन था आपको क्वेश्चन में, वो 1 एटम का गिवन था। हम जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ जो वेट रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 1 मोल एटम का वेट रखा जाता है। भाई आप जानते हैं कि 1 एटम का वेट मुझे दे रखा है, और अगर 1 मोल एटम का वेट निकालना है तो क्या करूंगा, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। भाई 1 मोल में कितने एटम है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको क्या पता चल गया कि भाई हमारे पास में जो 1 मोल एटम है उसका वेट 4 ग्राम आ गया। अब मोल कैलकुलेट कर देंगे, वेट अपॉन मोलर वेट। उसका वेट 10 किलोग्राम दिया था, उसे ग्राम में रख दिया मैंने, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 4, उसे सॉल्व कर दिया तो हमें मोल मिल गया कि भाई मोल लिया जाए। ठीक है, बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। बहुत आसान क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है, सभी ने आज से पहले सॉल्व भी किया होगा। फाइंड द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हैं हर किताब में आपको अवेलेबल होता है ये क्वेश्चन, और आपने सॉल्व भी कर रखा होगा आज से पहले। तो फटाफट से बताया जाए मुझे कि 1 किलोग्राम अगर मान लो मैं पैकेट दे दूं एक इलेक्ट्रॉन की, तो उस 1 किलोग्राम के पैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन के मोल होंगे, आपसे मुझे बस ये जानना है। 1.8 इंटू 10⁻6। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो।
हाँ सही है, इतना तो होना चाहिए। जो बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं ना, उनके तो आंसर भी अगर याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.8 इंटू 10⁶। ठीक, ये सही है, आप लोग जो आंसर बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। दो तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला तरीका तो ये है मेरे लिए कि भाई मैं जानता हूँ कि मैंने एक मोल का फॉर्मूला पढ़ा था वेट के टर्म्स में, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। मैं बस ऐसे ही अपनी तरफ से आपसे ये कहता हूँ कि मैं एक फॉर्मूला ऐसे अपनी तरफ से बना दिया, किसी बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं है। मैंने कहा कि भाई ये हमारे पास में, ठीक है, कितना आ जाएगा। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस फॉर्मेट में भी आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। वेट अपॉन इलेक्ट्रॉनिक वेट लिख दिया मैंने। मैं जानता हूं जैसे एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक वेट क्या आ जाएगा मेरे पास में, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल सी बात है, ऐसा काम किया जा सकता है। अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन का वेट मालूम है, भाई सभी जानते हैं कि भाई 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। या उसे ग्राम के टर्म्स में आप चाहें तो ग्राम के टर्म्स में 10⁻28 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूंगा तो मैं कह पाऊंगा भाई वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे मालूम है भाई एक इलेक्ट्रॉन का वेट 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट अगर कैलकुलेट करूंगा तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ भाई 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम। मैंने किलोग्राम में ही रहने दिया, कन्वर्जन नहीं किया है। अब अगर मुझे एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट मिल गया तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मैं इस फॉर्मूले को अब अप्लाई कर दूंगा तो मोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट जो कि 1 किलोग्राम है। और मैं उसे किलोग्राम से ग्राम में नहीं बदल रहा हूँ। क्यों नहीं बदल रहा हूँ, शायद आप समझदार हो और समझ गए होंगे अब तक। क्योंकि मैंने जो इसका इलेक्ट्रॉनिक वेट लिया वो किलोग्राम में ही लिया, दोनों यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा। या आप कह सकते हैं भाई इट इज 10⁸ अपॉन 9.1 इंटू 6.022। मतलब अगर इसी फॉर्मेट में आंसर मिल जाए तो मैं इसी फॉर्मेट में टिक कर दूंगा। या मान लो इसे सॉल्व करके मिला हुआ है तो जैसा कि आप लोग बता रहे हो मैं आप पे भरोसा कर ले रहा हूँ भाई, और आप पे भरोसा करके मैं आंसर लिख दे रहा हूँ कि इट इज 1.8 इंटू 10⁶। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है हमारे पास में कि हम इस फॉर्मूले को लगा दें, इससे सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरा एक तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं एक काम और कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैं ये पता कर लूं कि 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं, तो नंबर वाला फॉर्मूला भी लगा दूंगा। तो मैं उसे भी बता दे रहा हूँ। मुझे मालूम है भाई कि जो हमारे पास में 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉन। यही तो है, ये सभी जानते हैं भाई 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने 1 किलोग्राम लिया था, तो 1 किलोग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये पता कर लूं। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। तो मैं कह सकता हूँ ये कितना आ जाएगा 10⁻31 अपॉन 9.1। ये मेरे लिए क्या हो गया भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया। अब अगर मुझे नंबर मालूम है तो मोल कैलकुलेट करने के लिए मैं नंबर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो मैंने कहा अगर मैं नंबर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो याद करो क्या था, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट केमिकल स्पीसीज। तो 10⁻31 अपॉन 9.1 डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो ये 10⁸ आ जाएगा। तो यह आ गया 10⁸ डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 6.022। एक बार गौर किया जाए और देखा जाए कि क्या वही सेम आंसर है जो हमने पहले कैलकुलेट किया है। तो आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, आप दोनों में से जो मेथड याद रख पाए, जिससे आप सॉल्व कर पाए, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे,
वो आप समझ लीजिए। दोनों याद रहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपका मन है, आप जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या इस तरह का क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया जाएगा? बोलो भाई। मैं अगला क्वेश्चन नोट करूं, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। फाइंड मोल ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 10 किलोग्राम ऑफ इट। और आप मुझे किसी भी तरीके से आंसर बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको करना है आप करके मुझे आंसर बता सकते हो। भाई क्वेश्चन वही सिमिलर है कि मैंने इस बार इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन ले लिया, उसका 10 किलोग्राम का पैकेट ले लिया। तो मुझे जानना है कि उसमें भाई प्रोटॉन के कितने मोल। अच्छा, इस मंडे तो आपका टेस्ट नहीं होगा क्योंकि अभी क्लासेस ही नहीं हुई, अगले मंडे से टेस्ट स्टार्ट होगा। तो इस मंडे आप लोगों की क्लास रहेगी, ठीक है ना। वही सेम टाइम रहेगा 9 बजे मंडे में क्लासेस का आपका। हाँ भाई, एक आंसर आया मेरे पास में 10 की पावर 4 अपॉन 1.67 इंटू 6.022। दूसरा एक आंसर आया मतलब 10 की पावर 4, ऑलमोस्ट मतलब वही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.04 इंटू 10 की पावर 4 या सिंपल 10 की पावर 4। एक आंसर मेरे पास में 10 की पावर -4 भी आया हुआ है। 10 की पावर 4 वाले और आंसर आ गए। 10 की पावर 4 वाले डोमिनेटिंग है भाई, ज्यादातर लोग 10 की पावर 4 बताना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे पास में दोनों मेथड थे, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं किसी भी एक से सॉल्व कर देता हूँ, उतना काफी है। मैंने आपसे कहा कि भाई मैं अगर प्रोटॉन की बात करूं तो हम सबको मालूम है भाई 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इसमें कितना प्रोटॉन होता है? एक। भाई वन प्रोटॉन का मास इतना ही है, ग्राम के टर्म्स में 10 की पावर -24 ग्राम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 10 किलोग्राम में कितना होगा, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 1.66 इंटू 10 की पावर -27, या मैं क्या पाऊंगा भाई इट इज 10 की पावर 27, ठीक है, इंटू 10, उसे भी रखता हूँ, अपॉन 1.66। ये मेरे पास में क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन के नंबर आ जाएंगे। मैंने कहा ये मेरे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया। अब भाई ठीक है, अगर मान लो मुझे नंबर आ गया तो आप ये कह सकते हैं भाई अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मोल कैलकुलेट कर दूंगा, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट केमिकल स्पीसीज। तो 10 इंटू 10 की पावर 27 या 10 की पावर 28 लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर 4 बचेगा। ऑलमोस्ट ये वैल्यू जो है 10 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा उसका मोल जो कितना आएगा 10 की पावर 4, मतलब 10,000 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन में तो 1.04 हो 1.07 हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं, वो तो हम टिक कर ही देंगे उतना तो। हाँ, आंसर 10 की पावर 4 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। आप 10 की पावर 5 अपॉन 1.67 इंटू 6.022 लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ऑप्शन है कि भाई एग्जामिनर ने कैसे ऑप्शन बनाए हैं, मतलब सारी कहानी उस पर डिपेंडेंट है और कुछ नहीं है। एग्जामिनर ने जैसे ऑप्शन बनाए आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, कोई उसे दिक्कत वाली बात तो खैर आपको होगी नहीं, इतना तो मैं भी समझ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन नोट करता हूँ।
अगला क्वेश्चन लिखिए, द स्पेसिफिक वॉल्यूम of a cylindrical virus is 6.02 into 10 की पावर -2 cc per gram if radius and length of virus are 7 angstrom and 10 angstrom, then find molar weight of virus। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं, 1.54 किलोग्राम, 15.4 किलोग्राम पर मोल, 15.4 ग्राम पर मोल, डी। ठीक है, कुछ लोगों को इसका आंसर भी याद है, होना भी चाहिए, वैसे भी काफी फेमस क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं, अब है तो भाई अब इसकी अपनी खासियत होगी फेमस होने के लिए। ठीक है, नो डाउट आंसर आप लोग सही बता रहे हैं, जो लोग मतलब बता रहे हैं। मैं बाकी लोगों से भी चाहूंगा कि आप मुझे सही आंसर बताने की कोशिश करें। हाँ भाई बोलो। तो बहुत कम लोगों के आंसर आए हैं, बाकी लोग भी आंसर बताएं मुझे। बोलो भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हो, कुछ तो बताओ। नहीं, सपोज नहीं करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करो, आंसर मिलेगा। आंसर इज बी, 15.4 kg पर मोल। चलो देख लेते हैं, है ना, कैसे सॉल्व होगा। मैंने कहा एक बार ये देख लिया जाए। देखो मैं ये कह सकता हूं कि भाई मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे पहले ये देखो कि मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है और उसका यूनिट देखो तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। आप अगर मतलब इस क्वेश्चन को देखो तो मैंने कहा उसका जो यूनिट दिया है वो सीसी पर ग्राम दिया है। तो भाई मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ, अगर आप मतलब मेरा साथ दो, तो कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 1 अपॉन डेंसिटी। भाई आप जानते हो डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सीसी होता है और इसका यूनिट सीसी पर ग्राम है, तो डेंसिटी की जस्ट उल्टी यूनिट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो क्या है, मेरे लिए 1 अपॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से डेंसिटी पता चल गई, मैंने कहा मुझे डेंसिटी मिल गई और वो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा था
स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 6.02 इंटू 10 की पावर -2, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर मेरे पास डेंसिटी की बात होगी देन इट इज 10 की पावर 2 अपॉन 6.02 ग्राम पर सीसी। मुझे बस इतना बताया जाए कि क्या आप मेरी यहाँ तक की बात से सहमत हो? क्या आपको ये बात समझ में आई कि स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने 1 अपॉन डेंसिटी लिखा, यूनिट देख के लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना? ओके, चलिए अब बात आती है हमारे पास में कि भाई मुझे चलो डेंसिटी मिल गया, एक काम हो गया मेरा। मुझे अगर मतलब पर मोल वेट कैलकुलेट करना है तो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, क्यों ना हम ये पता कर लें कि एक वायरस का वेट कितना होगा। अगर हमें एक वायरस का वेट मिल गया तो एक मोल का बताने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। तो उसके लिए मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो बचपन से लेके आज तक और आगे जिंदगी में आप डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला पढ़ोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। भाई मुझे डेंसिटी मालूम है, डेंसिटी कितनी है मेरे पास में 10 की पावर 2 अपॉन 6.02। मास जो कि मुझे कैलकुलेट करना है अपॉन वॉल्यूम। भाई वायरस सिलिंड्रिकल है और सिलेंडर का वॉल्यूम सभी लोग जानते हैं, भाई सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप ये कह सकते हैं पाई 22/7 इंटू रेडियस, मुझे जो 7 एंगस्ट्रॉन दी हुई है, मैं एक काम करूं, मैं उसे सेंटीमीटर में रख रहा हूं। मैंने उसे सेंटीमीटर में क्यों रखा शायद आप समझ गए होंगे। मैंने उसे सेंटीमीटर में इसलिए रखा क्योंकि जो डेंसिटी है वो सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैं नो डाउट उसे सेंटीमीटर में रखूंगा। और ये बात आप लोग सभी भली भांति जानते हो कि भाई 1 एंगस्ट्रॉन जो है मेरे पास है वो 10 की पावर -10 मीटर कह सकता हूं मैं, या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ऐसी छोटी छोटी बातें ना मतलब बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि मान लो हमें किसी क्वेश्चन के बारे में सब आता है लेकिन कोई ऐसी एक छोटी बात जो हमें नहीं आती है, तो फिर वो बेकार कर देता है उस सारी चीजों को। तो मैंने कहा मैंने इसे सेंटीमीटर में रख दिया, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 22/7, 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 10 की पावर -16 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -8। एक 7 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, मैं अगर उससे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये आ जाएगा 154, और इधर मैं देखूंगा तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास में 10 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है ना, ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसे अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, चलो उसको उठा के रख देते हैं यहाँ पे ले जाके। तो उसका वॉल्यूम कितना है 154 इंटू, अच्छा आप कहो तो मैं इसे 10 की पावर -23 लिख दूं। भाई इतना तो सभी जान रहे हो कि मैं इसे 154 इंटू 10 की पावर -23 लिख सकता था मैथमेटिकली, सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं अगर यहाँ से मास कैलकुलेट करूंगा तो आप कह पाएंगे भाई यहाँ से मेरे पास में मास कितना आ जाएगा, दैट इज 154 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -23 डिवाइडेड बाई 6.02। और आपने डेंसिटी को क्योंकि ग्राम में रखा था, ग्राम पर सीसी में, इसलिए मास जो निकल के आएगा वो ग्राम में आ जाएगा। ये बात हुई एक वायरस के मास की। भाई उसने तो मुझे पर मोल कैलकुलेट कराया था, तो मैंने कहा अगर मैं ठीक है मास या वेट ऑफ 1 मोल ऑफ वायरस कैलकुलेट करूंगा तो मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ कि भाई 1 मोल वायरस का वेट कितना होगा। तो मुझे मालूम है भाई एक वायरस का वेट है 154 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -23 डिवाइडेड बाई 6.02। और एक मोल का अगर कैलकुलेट करना है तो उसे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये काम किया जा सकता है। अब आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं भाई हम देखेंगे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा 6.02। मैंने 6.022 को 6.02 लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 154 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम में आ जाएगा। मैं अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, भाई ये बात सभी को मालूम है। तो मैंने कहा मैं अगर उसे 1000 से डिवाइड करूंगा तो आप ये कह सकते हैं भाई ये कितना आ जाएगा, इट इज 15.4 किलोग्राम पर मोल। बोलो भाई, मेरी बात ये समझ में आई आपको?
मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ। मैंने आपको क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया क्वेश्चन में, जो कि 1 डेंसिटी है, तो वहां से मुझे क्या है डेंसिटी पता चल गई कि भाई डेंसिटी ये हो गई। अब मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दिया मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां से मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना आता ही था, पाई आर स्क्वायर, इससे मैंने वॉल्यूम निकाला, उससे पुट करके मुझे क्या है एक वायरस का मास मिल गया कि भाई इतना है। अब मुझे 1 मोल वायरस का मास निकालना था। अगर मुझे 1 मोल वायरस का मास निकालना है तो जाहिर सी बात है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर मिल गया। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं भाई इसका आंसर क्या है 15.4 किलो। हालांकि मैंने कहा कि भाई इतना फेमस क्वेश्चन है, जब भी आप किसी भी किताब में देखोगे, किसी भी पैकेज में लिखा हुआ देखोगे, सेम डेटा के साथ मिलेगा आपको, तो आप चाहो तो डायरेक्टली क्वेश्चन याद रख लो। भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन से अच्छा है कि मुझे एक सिंपल सा आंसर याद हो जाए 15.4 kg है, जब भी दिखेगा मैं डायरेक्टली टिक कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बोलो, आराम से सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है ना, चलिए तो हम ये देख रहे हैं कि भाई हमने सिंपल जो है मोल कैलकुलेट करने का तरीका ढूंढा कि भाई मोल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, या इस तरह की बातें मैंने मतलब पता की क्या है। अब ना हम अगला जो काम करने जा रहे हैं वो नंबर बेस्ड कैलकुलेशन है हमारी। मतलब नंबर बेस्ड कैलकुलेशन का मतलब भाई आपने आज से पहले तमाम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए, और अभी से नहीं 9th क्लास से सॉल्व किए हैं, कि जिसमें हमसे कभी इलेक्ट्रॉन के नंबर पूछेगा, कभी प्रोटॉन के नंबर पूछेगा, कभी एटम्स के नंबर पूछेगा, कभी मॉलिक्यूल के नंबर पूछेगा। तो मैंने कहा ऐसी नंबर बेस्ड कैलकुलेशन हमने बहुत सारी की है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं है, हम आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि भाई नंबर बेस्ड कैलकुलेशन कैसे करनी है। इवन इस साल आप देखोगे तो जो मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया था वो इतना आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था कि मतलब उसके आसान होने के बारे में मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। आप ही कह सकते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, आपने भी देखा होगा कि उस टाइप के क्वेश्चन जो 9th की किताब में मिले थे हमें, पहली बार जिंदगी में 9th में हमने पढ़े थे, और वैसे क्वेश्चन दे दिया था कि किसमें सबसे ज्यादा एटम है, कुछ नहीं था, बस खाली मोल कैलकुलेट करना था। तो मैंने कहा अगर मैं देखो नंबर बेस्ड कैलकुलेशन की बात करूं तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उसी के थ्रू मैं सारी चीजों को समझा दूंगा कि भाई हमारे लिए क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। जैसे सपोज करो मैंने 60 ग्राम ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम सभी को मालूम है C6H12O6 है। मैंने कहा मैंने 60 ग्राम ग्लूकोज ले लिया है और मुझे जो कैलकुलेट करना है इसमें वो ये है कि कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है मेरा कि भाई मोल कितना है ये मुझे बताना है। दूसरा मुझे जो बताना है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है मेरे पास में वो मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। चौथा क्वेश्चन है मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताने हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं। छठा क्वेश्चन है मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं। और एक क्वेश्चन में मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना है। ठीक है, ये देखो आपसे जो है मैंने क्वेश्चन मतलब मैं करा दे रहा हूँ, और मैंने कहा इसी क्वेश्चन में वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वो मुझसे जो पूछा गया वो इस बार नंबर बेस्ड कैलकुलेशन में मुझसे कराएगी कि भाई मुझे नंबर बताने पड़ेंगे। कोई नहीं भाई, मोल तो एटलीस्ट सभी लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत किसी को है ही नहीं। तो मैंने कहा मैं अगर मोल की बात करूं तो क्वेश्चन में मुझे वेट गिवन है, तो मैं वेट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट, सभी को मालूम है उसका मोलर वेट जो 180 है, तो उसका मोल 1/3 आ जाएगा। बात खत्म हो गई मोल की। अब देखो अगली बात जो है वो ये है कि मुझसे कहा गया कि मैं जो है वो कोई मोल बेस्ड कैलकुलेशन करूं, नंबर बेस्ड कैलकुलेशन करूं। तो मैंने आपको नंबर के लिए एक फॉर्मूला बताया था। मैंने आपसे कहा था मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट केमिकल स्पीसीज।
मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ दैट केमिकल स्पीसीज मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। मैं अवोगाड्रो नंबर को n ही लिख देता हूँ, ठीक है, बार बार 6.022 into 10⁻23 लिखने से बढ़िया है कि ये लिख देता हूँ। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि भाई जो भी मेरे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट इज मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। मुझे लगता है किसी को एतराज नहीं होगा इस बात से मेरी से, ठीक है ना। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई जो भी हमारे पास में मोल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो हम ये बात ध्यान भी रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी मुझे क्या है, ठीक है, मुझे मैंने कहा जब भी इन फ्यूचर कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने होंगे तो उसकी कैलकुलेशन के लिए मैं सिंपल क्या काम किया करूंगा कि मैं जो भी मोल है उसे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करूंगा। अब अगर ऐसा है तो ठीक है भाई, मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो ये हो जाएगा 1/3 मोल है इनटू अवोगाड्रो नंबर n। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें मुझसे जो है वो, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे जाएं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मुझसे अगर पूछा जाए तो सबसे पहले काम करो, सबसे पहले क्या काम करो कि सबसे पहले जो आप सबसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लो। अब उसने कहा कि आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो आप ये बस ये चेक कर लो कि भाई इसके एक मॉलिक्यूल में टोटल कितना एटम है। तो आप जानते हो भाई एक मॉलिक्यूल में अगर हम देखेंगे तो 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है, मतलब टोटल 24 एटम है इसके एक मॉलिक्यूल में। यही तो है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एक मॉलिक्यूल में 24 एटम है और मेरे पास में ऐसे मॉलिक्यूल हैं कितने, 1/3 इंटू एन ए। तो उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, तो सिंपल है, मैंने ये काम कर दिया। तो मेरे लिए कितना आ जाएगा भाई, 8 इंटू एन। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल गए भाई। आपका मन है आप एन की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताओ। तो बस ये देख लो कि भाई इसके एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है। तो सभी देख रहे हैं कि भाई इसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है। मैंने कहा एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं, 1/3 इंटू एन ए। तो हम ये कह सकते हैं भाई ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2 इंटू एन ए। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला मुझसे कहा गया कि भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ। तो देख लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है। तो हमें देखा कि भाई एक मॉलिक्यूल में कितना है, 12 हाइड्रोजन एटम है। तो मैंने कहा एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं, 1/3 इंटू एन ए। तो हम ये कह सकते हैं भाई ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4 इंटू एन। अगला मुझसे कहा गया कि भाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ। तो फिर से हम ये काम करेंगे, ये चेक कर लेते हैं भाई एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है। तो मैंने कहा अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमने कह दिया भाई कितना है, 2 इंटू एन ए आ गया। अगला मुझसे कहा गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मुझे बताने हैं तो मैं जानता हूँ कि भाई मुझे क्या काम करना है कि भाई एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन है, बस ये गिन लेता हूँ। तो मुझे मालूम है भाई कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वो 6 है, भाई एटॉमिक नंबर ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। मैंने कहा अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 36 + 12 + 48। मतलब मैंने अगर इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 96 प्रोटॉन। तो मुझे पता चल गया कि भाई हमारे पास में एक मॉलिक्यूल में 96 प्रोटॉन है और ऐसे मॉलिक्यूल हैं कितने, 1/3 इंटू एन है। तो मैंने कहा अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई, 32 इंटू एन। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया। और आप ये भी जानते हैं भाई मैंने अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर पूछे होते तब भी आंसर यही होता, क्योंकि भाई जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो न्यूट्रल है और किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बराबर होते हैं। तो क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो कि भाई अगर मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें नंबर बेस्ड कोई कैलकुलेशन मुझसे कराई जा रही हो तो मैं आराम से कर दूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर दूंगा। अब मैं देख लूंगा कि भाई मुझे जो नंबर पूछा गया है, एटम्स के नंबर पूछे गए हैं, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, किसी अदर बात के नंबर पूछे गए हैं,
तो मैं बस इतना सा काम करूंगा कि भाई सबसे पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ मतलब जो है मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लिए। अब उस एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर है उस स्पीसीज के जिससे मुझे कैलकुलेशन कराई जा रही है उससे मल्टीप्लाई करता रहूंगा और उसके बेसिस पे आंसर टिक करता। ठीक है ना, ये काम हम कर सकते हैं आराम से। बोलो। चलो फिर एक बहुत आसान सा, निहायत ही आसान सा क्वेश्चन लिखा जाए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ, दो क्वेश्चन बना दूं इसी में, ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, टेट्रा एटॉमिक स्पीसीज। और आप मुझे Na के टर्म्स में बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके आंसर से, क्योंकि Na की वैल्यू रख के और मल्टीप्लाई करने तक का काम आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। पहले वाले का आंसर 1.5 इंटू Na और दूसरे वाले का आंसर 2 इंटू Na। बिल्कुल ठीक है भाई, अब तो बहुत आसान हो गया। ठीक है ना, क्या सभी को आंसर मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। मुझे मालूम है कि भाई सबसे पहले मान लो जैसे पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं तो मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने कहा अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा तो मैं जानता हूं भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक ही फॉर्मूला पढ़ा मैंने अभी तो फिलहाल में, कि भाई मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो मुझे मालूम है कि भाई मोल जो है वो डायरेक्टली दे ही रखा है, कोई जरूरत ही नहीं है, इंटू एन, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। अब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो भाई मैं जानता हूं कि एटम्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं, एक एटम में जितने भी, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दूं। तो मुझे मालूम है भाई ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं 0.5 इंटू एन। तो मैंने कह दिया भाई ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू एन। ये मेरे लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए ट्राई एटॉमिक स्पीसीज। दूसरा क्वेश्चन में अगर देखूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो मैं जानता हूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए मुझे क्या काम करना चाहिए, भाई मॉलिक्यूल के नंबर मालूम ही है। टेट्रा एटॉमिक में एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 4 एटम है और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं 0.5 इंटू एन। तो मैं कह सकता हूँ भाई नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा 2 इंटू एन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। चलो एक और अगला आसान सा क्वेश्चन लिखो। फाइंड टोटल number of atoms present in 0.5 mole of ammonium डाइक्रोमेट। और आप मुझे Na के टर्म्स में आंसर बताओगे, मुझे आंसर Na के टर्म्स में चाहिए। बहुत आसान है क्वेश्चन, Na के टर्म्स में आप मुझे आंसर बता दो और मुझे कुछ नहीं जानना है। नाइन 9.5 N। ठीक है, नाइन 9.5 N। ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके आंसर से। भाई मुझे मालूम है मुझसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला सभी को मालूम है,
कि भाई NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ये अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है। भाई सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने आपसे कहा कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक आसान सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। मुझे मालूम है भाई उसका मोल कितना है, 0.5 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। तो अब मैंने कहा कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करूंगा तो बस ये चेक कर लूं कि भाई एक मॉलिक्यूल में कितने एटम। तो मैंने कहा अगर मैं वो देखूंगा तो एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन 5 मतलब 2 10 तो ये हो गए, 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन मतलब टोटल कितने हो गए 19 एटम। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल में 19 एटम और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं 0.5 इंटू Na। तो ठीक है, वो आपका मन है कि आप बेशक उसे आगे बढ़ा के लिख सकते हो, तो 9.5 इंटू, या आप उसे और फर्दर सॉल्व कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप कह सकते हो आ जाए। ठीक है ना। तो मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने होंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आराम से बता दूंगा। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी कर लो, दोनों बात वही हो जाएगी, प्रेजेंट इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। फटाफट से आंसर बताओ। वैसे तो ये कि न्यूट्रल स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस बार। 50 इंटू Na, एक आंसर 50 इंटू Na और एक आंसर 5 इंटू Na भी आया हुआ है। चलिए, मैक्सिमम आंसर जो आ रहा है 5 इंटू Na आ रहा है मेरे पास में। तो मुझे मालूम है सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहला काम है, मुझे जब भी इस तरह का कोई भी कैलकुलेशन किया जाए तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना। मैंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मैं अगर बात करूंगा तो मैं जानता हूँ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, एक ही फॉर्मूला पड़ा है। भाई इस बार मुझे डायरेक्टली मोल नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वेट दिया है, मोल तो मैं कैलकुलेट कर ही लूंगा। तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास में मोल कितना आ जाएगा। मैंने कहा अगर हम मोल कैलकुलेट करेंगे, भाई वेट दिया तो वेट अपॉन मोलर वेट। मोलर वेट आप निकाल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, 100 आ जाएगा इंटू Na। तो मुझे पता चल गया कि भाई हमारे पास में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कितना है 1/10 इंटू Na। अब मुझसे पूछा क्या गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, क्योंकि मैंने कहा इसमें दोनों बराबर ही होने, न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर ही होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन क्या है, हम ये चेक कर लें कि एक मॉलिक्यूल में कितना होगा। प्रोटॉन वही है जो एटॉमिक नंबर है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एक ऑक्सीजन का 8 और 3 ऑक्सीजन है। अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई एक मॉलिक्यूल में कितना है हमारे पास में 50 प्रोटॉन। तो आप ये कह सकते हो भाई एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं 1/10 इंटू Na। तो मैंने कहा अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूंगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में क्या होगा 5 इंटू अकेडमी 3-1 है शायद, वही जो पुराना था वही। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो 5 इंटू Na। खुश हो ना आप लोग इस बात से। चलो अगला क्वेश्चन एक और छोटा सा लिखो फटाफट से, फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स present in 18 ml water। सिंपल अकेडमी नहीं, मेरे पास नहीं है इसका, पर सेम है पुराना वाला ही, ऊपर वाले का नहीं बदला। हाँ भाई फटाफट से इसको बताओ, फिर टाइम खत्म हो रहा है।
तो जल्दी बता दो भाई। क्वेश्चन वही है, बिल्कुल वैसा ही है। इस बार मैंने न्यूट्रॉन के नंबर पूछने और कोई आपसे कोई नई कैलकुलेशन मैं नहीं करा रहा हूं। एट इंटू एन, क्या सभी लोगों को लगता है कि आंसर 8 इंटू एन होगा भाई? ठीक है ना? देखो फिर से वही काम करना है। हमें मालूम है भाई, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जब भी मैंने कहा ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कैलकुलेट करूंगा। और उसका फॉर्मूला सिंपल, वही मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। 18 ml वाटर या 18 ग्राम वाटर, बात तो एक ही है, इनटू एन। तो मैंने कहा भाई मुझे पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, Na के बराबर है। अब अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे गए हैं, तो मैं जानता हूं, बस ये चेक कर लूं कि एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है। तो आप जानते हैं कि भाई H2O है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होता है। तो एक मॉलिक्यूल में कितना है, 8 न्यूट्रॉन है। और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं, Na। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 8 इंटू Na। ठीक है, सहमत हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन लिखें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 7 ग्राम कार्बन 640। मतलब मुझे तीनों मिला के बताने हैं, ऐड करके, कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के नंबर मुझे बताओ कि कार्बन 614 मैंने 7 ग्राम ले रखा है, तो उसमें कितने होंगे। और Na के टर्म्स में बता दो, कोई जरूरत नहीं उसे आपको मल्टीप्लाई करने की, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना भरोसा मुझे आप पे है। एक आंसर आया 10 इंटू Na, दूसरा आंसर 10 इंटू Na, एक आंसर 3 इंटू Na भी आ रहा है। टेन इंटू Na, बोलो भाई, बाकी और लोग बोलो, जल्दी से बताओ भाई। 10 इंटू Na, 10 इंटू Na ज्यादातर लोगों का आंसर है, चेक कर लें। देखो हम मालूम है कि भाई हमारे पास में तरीका क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास में कार्बन एटम्स कितने हैं। तो मैंने कहा इस बार तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, डायरेक्ट एटम ही है, तो मैं डायरेक्टली एटम लिख दूंगा। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए भी वही फॉर्मूला आ जाएगा, जब डायरेक्ट एटम होगा तो मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। मैं अगर उसका मोल कैलकुलेट करूंगा, वेट 7 है, इतना आप भी समझ रहे हो। जब खुद उसने कहा है कार्बन 614, तो मतलब उसका एटॉमिक वेट 14 लेना है मुझे, इनटू Na। तो मैं बिल्कुल कह पाऊंगा कि भाई उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1/2 इंटू Na के बराबर है। मुझे ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल गए। अब मैं क्या काम करूं भाई, बस ये पता कर लूं कि एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो इतना आप भी जानते हैं कि भाई उसमें प्रोटॉन कितना है, हमारे पास में 6 के बराबर है। भाई जाहिर सी बात है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हमारे पास में 6 हो जाएंगे। और मैंने कहा न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा, देन इट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मैंने कहा वो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैं अगर तीनों को ऐड कर दूं, तो आप ये कह सकते हो भाई ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा। आप ये क्या पाओगे भाई, हमारे लिए कितना हो गया, 20 हो गया। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए ये टोटल नंबर मिल गया। तो मैंने कहा अगर मैं सामने निकाल दूंगा, टोटल नंबर अगर कैलकुलेट करूंगा ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो मुझे मालूम है कि भाई एक एटम में 20 है और नंबर ऑफ एटम कितना है, 1/2 इंटू Na। तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो टोटल नंबर होंगे मिला के, वो कितने आ जाएंगे, 10 इंटू Na आ जाएंगे। ठीक है,
हाँ भाई, तो आप मुझे बताओ आज के लेक्चर में अगर आपको कोई